नीतीश कुमार का पता बदल चुका है। पिछले 2 दशक से सत्ता का केंद्र रहे एकड़े मार्ग स्थित सीएम आवास को नीतीश कुमार ने खाली कर दिया है। ये तस्वीरें उसी वक्त की आप देख रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार अब पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं। उनका नया ठिकाना अब 7 सर्कुलर रोड स्थित आवास हो चुका है। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर नीतीश कुमार ने शिफ्टिंग कर ली है। सुबह से ही एकड़े मार्ग से सामान की शिफ्टिंग शुरू हो गई थी। पूजा अर्चना करने के बाद नीतीश कुमार भी 7 सर्कुलर रोड स्थित नए आवास पहुंचे। सबसे पहले नीतीश कुमार की पसंदीदा किताबें, टेबल, चेयर, जरूरत के जो उनके कागजात हैं, फाइल्स हैं, वो पहुंचाए गए और उसके बाद वो खुद शिफ्टिंग के लिए पहुंचे। करीब 20 साल से वो यहीं पर रह रहे थे। देखिए, एकड़े मार्ग की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और जब शिफ्टिंग की जा रही थी 7 सर्कुलर रोड, उस वक्त की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इसी पर एक ग्राउंड रिपोर्ट रवि एस नारायण ने तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो 7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट हो रहे हैं और ये देखिए विशेष तस्वीरें एक्सक्लूसिवली जो है वो न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। ये नीतीश कुमार आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन जो है वो अपने आवास में वो शिफ्ट हो रहे हैं और ये आपको ज़रा देखिए कि तस्वीरों में नीतीश कुमार जो है वो यहाँ पे प्रवेश कर रहे हैं 7 सर्कुलर रोड। और यहाँ पे आपको बता दें कि जैसे ही वो यहाँ पहुँचे तमाम मीडिया कर्मियों को देखकर वो उन्होंने हाथ जोड़कर अभिनंदन किया और ये 20 साल के बाद ये मौका है जब अस्थायी रूप से उनका जो पता है वो अब बदल जाएगा। पिछले 20 सालों तक उसका जो नीतीश कुमार हैं उनका जो पता रहा है वो एक अन्य मार्ग रहा है, लेकिन आज वो बुद्ध पूर्णिमा के दिन जो है वो 7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट हो रहे हैं और ये वक्त है जब से उनका जो पता होगा वो 7 सर्कुलर रोड होगा। 7 सर्कुलर रोड में इससे पहले भी जो है वो रहते रहे हैं। जीतन मांझी को जब मुख्यमंत्री बनाया था उस समय भी जो है वो नीतीश कुमार यहाँ शिफ्ट हुए थे। 2015 में जब विधानसभा का चुनाव था तमाम कमान जो है वो 7 सर्कुलर रोड में रख करके उन्होंने चलाया था। आज जब वो मुख्यमंत्री नहीं है 7 सर्कुलर रोड जो है उनका नया पता हुआ है और मुख्य नीतीश कुमार जो हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में अब यहाँ पे जो है वो शिफ्ट किया है। सुबह से उनके तमाम जो सामान है वो यहाँ पे लाने का सिलसिला जो है वो जारी था और अभी जो है नीतीश कुमार पूरी तरह से यहाँ पर शिफ्ट कर गए हैं। ये बड़ी तस्वीर है कि जब आज के बाद जो है नीतीश कुमार का पता 7 सर्कुलर रोड होगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और वहीं बिहार में अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सख्ती का असर दिखने लगा है। क्राइम से नो कॉम्प्रोमाइज के निर्देश का असर ये दिख रहा है कि अब बिहार में अपराधी थर-थर कांप रहे हैं। फरार और मोस्ट वांटेड अपराधियों पर अब पुलिस का शिकंजा कसता हुआ दिख रहा है और ऐसे में अब या तो अपराधियों के पास सरेंडर करने का ऑप्शन है या फिर बिहार छोड़ने का विकल्प बचा है, क्योंकि पुलिस अब इन अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। कोर्ट के आदेश से लेकर उनके घरों की कुर्की लगातार की जा रही है। अगर गिरफ्तारी की कार्रवाई के दौरान अपराधी गोली चलाते हैं या पुलिस को चुनौती देते हैं तो पुलिस भी उन्हीं की भाषा में गोली से उनका जवाब दे रही है, जिसके बाद अपराधियों में खलबली मची हुई है। अब आपके सामने कुछ तस्वीरें भी रख रहे हैं और तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाएंगे कि किस स्तर पर तैयारी चल रही है। ये देखिए मीटिंग की तस्वीरें और आप देख सकते हैं कि इसमें तमाम डीएम, एसपी, बड़े अधिकारी पहुंचे हुए थे। सीएम के साथ वहां पर चर्चा की गई है। अब 3 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कैसे डीएम, एसपी को अपराधियों में खौफ पैदा करने के निर्देश दिए और वांटेड अपराधियों के घर की कुर्की की जा रही है। वो तस्वीर आप देख रहे हैं। अपराधियों का हाफ एनकाउंटर हो रहा है, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सिवान और भागलपुर की तस्वीरें देखिए, जहां पर ऑपरेशन लंगड़ा को भी लगातार अंजाम दिया जा रहा है। कानून का हथौड़ा कैसे चलाया जा रहा है वो तस्वीर भी देखिए। पहले अपराधियों को कहा जा रहा है कि वो सरेंडर करें और जब वो सरेंडर नहीं कर रहे हैं तो कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। उन्हीं की भाषा में उनको जवाब भी दिया जा रहा है। और जो सबसे पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर देखिए डीएम, एसपी के साथ सीएम बैठे और वहां पर कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है, समीक्षा की गई है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति किस तरीके से और मजबूत हो और अपराधियों में खौफ कैसे पैदा किया जाए।
बच्चियों के साथ अगर कोई वारदात को अंजाम देता है तो उसके साथ क्या सलूक करना है, इन सब मुद्दों को लेकर बातचीत की गई। और अगली बड़ी खबर अब आपके सामने रखने जा रहे हैं। भागलपुर में कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार की हत्या के विरोध में पूरे बिहार में कार्यपालक पदाधिकारी और कर्मचारी गुस्से में दिख रहे हैं। सुरक्षा की मांग को लेकर हड़ताल पर जाने की चेतावनी है। पटना में बिहार नगर सेवा संघ के लोगों ने एक शोक सभा का आयोजन किया। दिवंगत कृष्ण भूषण कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उसी वक्त की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। साथ ही पीड़ित परिवार के लिए सरकार से हर संभव मदद की मांग की गई है और इसके साथ ही इन लोगों ने कहा कि अब बिना सुरक्षा के काम करना मुश्किल है और ऐसे में जब तक सरकार हम लोगों के ऑफिस में सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराती तब तक काम करना मुश्किल होगा। जल्द ही हड़ताल पर जाने का फैसला भी किया जा सकता है। और बुद्ध पूर्णिमा पर सीएम सम्राट चौधरी ने पटना के बुद्ध स्मृति पार्क में जाकर पूजा अर्चना की है और उनके साथ डिप्टी सीएम विजय चौधरी भी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं से मुलाकात की, पार्क का भ्रमण किया है। तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। भगवान बुद्ध की करुणा स्तूप के दर्शन किए और विशेष पूजा में भी वो शामिल हुए, जहां पर बौद्ध भिक्षुओं से भी मुलाकात की गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर आप देखिए सबसे पहले पूजा अर्चना की गई, उसके बाद सीएम की तरफ से वहां पर साधना भी कुछ देर के लिए की गई और पार्क का जब वो निरीक्षण कर रहे थे उस वक्त की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और वहीं वैशाख पूर्णिमा के पावन अवसर पर सीएम सम्राट चौधरी ने अपने आवास पर सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण किया है। श्री हरि का विधि विधान से पूजन अर्चन कर समस्त बिहार वासियों के सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीएम सम्राट चौधरी की तस्वीरें। वैशाख पूर्णिमा का मौका है और सीएम सम्राट चौधरी ने अपने आवास पर सत्यनारायण भगवान की कथा रखी थी, जहां पर वो इस पूजा में भाग लेते हुए देखे गए। विधि विधान से उन्होंने पूजा अर्चना करते हुए समस्त बिहार वासियों के सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। और अब आरा से बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर फर्जी ईडी निदेशक बनकर डीएम को फोन करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने खुद को दिल्ली का अधिकारी बताकर कॉल किया था, जिससे कि प्रशासन में हड़कंप की स्थिति बन गई। पुलिस ने आरोपी अभिषेक भोपलका उर्फ अभिषेक अग्रवाल को पटना से गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपी के पास से 2.61 लाख रुपए यानी कि 2,61,000 रुपए नगद और मोबाइल फोन भी बरामद किए। जांच में पता चला है कि वो पहले भी फर्जी कॉल कर चुका है। 2022 में खुद को हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बताकर डीजीपी को कॉल किया था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। निदेशक बनकर डीएम को फोन करना एक जालसाज को महंगा पड़ गया, जब पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त जालसाज को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि फर्जी ईडी के निदेशक बनकर भोजपुर के जिला पदाधिकारी को फोन करने वाले अभिषेक अग्रवाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पहले भी उसको हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनकर तत्कालीन डीजीपी को फोन किया था, जिसके मामले में पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा था। वहीं फिर से उसने एक बार फिर से भोजपुर के जिला पदाधिकारी को व्हाट्सएप कॉल करके और एक काम कराने के लिए दबाव दे रहा था। तभी जिलाधिकारी को शक होने के बाद उन्होंने इसकी जांच कराई और उसके बाद नवादा थाने में मामला दर्ज होने के बाद उसको एसटीएफ एवं पटना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना अंतर्गत परमानंद राय पथ नागेश्वर कॉलोनी बोरिंग रोड से उसको गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि उक्त जालसाज के पिता पटना में टाइल्स एवं मार्बल का व्यवसाय करते हैं और वह उसके पास से पुलिस ने तकरीबन 2,61,500 रुपए एवं घटना में प्रयुक्त मोबाइल को भी बरामद कर लिया है और उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। घटना के संदर्भ में होने पर डीएम कार्यालय के गोपनीय शाखा के लिपिक रोहित कुमार के द्वारा नवादा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई और तकनीकी जांच के बाद उसको आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि पिछले 2022 में उसने ये कारनामा किया था, जिसमें कि एक आईपीएस अफसर की पैरवी के लिए खुद को पटना उच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस बताकर तत्कालीन डीजीपी एसके सिंघल को फोन किया था और इसको लेकर के आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा 22 में प्राथमिकी दर्ज कर उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। ये मामला सामने आने के बाद जालसाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर।
और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपके सामने बड़ी खबर रखे पटना से ये बड़ी जानकारी, जहां पर एईडीओ परीक्षा में धांधली का मामला है। ईओयू की टीम ने की है पूछताछ। अब तक 22 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। रात 2 बजे तक ये पूछताछ चली है। ईओयू कार्यालय में पूछताछ की गई और कई जानकारियां अब तक सामने आई हैं। पटना में तैयार किया गया था आंसर, 4 सेट में था परीक्षा का प्रश्न पत्र। जांच में लगभग सभी आंसर सही हैं और सबसे ज्यादा मुंगेर के अभ्यर्थी रहे। आंसर तैयार करने पर बड़ा खुलासा, कई लोगों ने स्वीकारी है धांधली की बात और इसी पर रिपोर्टर अमित की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीपीएससी द्वारा आयोजित एईडीओ पेपर लीक मामले में रोज नई नई जानकारी जो है वो सामने आ रही है। आर्थिक अपराध इकाई की एसआईटी जो है इस पूरे परीक्षा धांधली मामले की जांच कर रही है और जो जानकारी मिली है ईओयू के जो आधिकारिक सोर्स हैं उनसे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ईओयू की टीम ने बीती रात 22 लोगों से पूछताछ किया है और बताते चले कि कल देर रात 2 बजे रात तक जो है ईओयू कार्यालय में पूछताछ की गई है और पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारी जो है वो ईओयू की जो एसआईटी की टीम है उन्हें हाथ लगी है, जानकारी प्राप्त हुई है। पूछताछ के दौरान जो 22 लोग यहाँ लाए गए थे उन सभी ने एक एक करके कई अहम जानकारी, चौंकाने वाली जानकारी जो है वो दिया है। इसमें सबसे बड़ी जानकारी ये है कि पटना में ही जो उत्तर हैं वो तैयार किए गए थे। जो प्रश्न पत्र थे वो 4 सेट में थे और सभी सेट के लगभग जो प्रश्न पत्र जो हैं वो तैयार पटना में किए गए थे और सभी का जब मिलान किया गया तो लगभग प्रश्न जो है वो सही पाए गए और पूछताछ में जो शामिल लोग थे उसमें अत्यधिक लोग मुंगेर के थे और ये अभ्यर्थी बताए जा रहे हैं। कुछ जो है मिर्सस साई एडू केयर प्राइवेट लिमिटेड, जिस कंपनी को इस परीक्षा का बायोमेट्रिक सिस्टम का जिम्मा दिया गया था, उस कंपनी से भी जुड़े लोग थे। तो कुछ जो है उत्तर तैयार करने वाले जो लोग हैं जिन्होंने इस 4 सेट का जो एईडीओ परीक्षा को लेकर प्रश्न पत्र तैयार किया गया था उनमें जो प्रश्न थे उसको उन्होंने सॉल्व किया था। तो कह सकते हैं कि अभी ये पूछताछ जो है वो पूरी हुई है। आज बताते चले कि आज इन सभी का जो है रिमांड अवधि समाप्त हो रहा है। इस कारण से इन सभी को न्यायिक हिरासत में वापस जेल भेजा जाएगा। जिन लोगों को रिमांड पे लिया गया था, अत्यधिक लोग जो मुंगेर के थे, उनकी रिमांड अवधि पूरी हो गई। अब इन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजने की कोशिश करवाई जो है वो पूरी की जा रही है। कैमरा पर्सन संत के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और चलिए बात बिहार के मौसम की करते हैं। बिहार में ठनका गिरने और तेज बारिश को लेकर एक साथ 11 जिलों में येलो ऑरेंज अलर्ट जारी किया जा चुका है और ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग का कंट्रोल रूम पूरी तरीके से अलर्ट पर है। टोल फ्री नंबर 1070 से पल पल सूचना प्राप्त हो रहा है। आपात प्रबंधन के कंट्रोल रूम का जिम्मा एसडीआरएफ के जवान के पास है, अधिकारी संभाल रहे हैं ये पूरा जिम्मा। लोगों से एहतियात बरतने की भी अपील हो रही है। जिन जिलों में दोपहर 3 बजे तक अलर्ट है उसमें दरभंगा, पटना, पूर्वी चंपारण के साथ ही भोजपुर का इलाका है। मधुबनी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, शिवहर, सारण, सीतामढ़ी जिला भी शामिल बताया जा रहा है। देखिए, एसडीआरएफ जवान की माने तो 29 अप्रैल को ठनका और आंधी से 6 लोगों की जान चली गई थी। ऐसे में ठनका से पूरी तरीके से सावधानी बरतने की अपील है। के कई जिलों में पिछले 2 दिनों से प्री मानसून की बारिश हो रही है, तो आपदा प्रबंधन विभाग ने कई जिलों को अलर्ट कर दिया है। यानी आंधी, तूफान, गरज के साथ ठनका गिरने और तेज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें 11 जिले जो हैं दरभंगा, पटना, पूर्वी चंपारण, भोजपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, शिवहर, सारण और सीतामढ़ी में ऑरेंज के साथ साथ येलो अलर्ट जारी किया गया है। और इस दौरान जो है आपदा प्रबंधन विभाग का कंट्रोल रूम जो है पूरी तरह से एक्टिव है। छुट्टी का दिन है, बावजूद एसडीआरएफ के जो जवान हैं या आपदा प्रबंधन विभाग के कर्मी और अधिकारी जो हैं मुस्तैद हैं। सर, आज ऑरेंज अलर्ट भी है और येलो अलर्ट भी है 11 जिलों में। और इस दौरान मौसम विभाग द्वारा बताया गया है कि लोगों को घर में ही रहना है, बाहर नहीं निकलना है, पेड़ पौधे के नीचे नहीं छिपना है, बिजली के खंभों के पास नहीं जाना है और मौसम विभाग द्वारा जो भी चेतावनी दी गई उसका पालन करना है। बिल्कुल। अभी कहीं से कोई अप्रिय घटना आज के डेट में सर आज तो नहीं कहीं से आया अप्रिय घटना, लेकिन परसों का घटना आया था जिसमें ये आपके अपील का कितना असर हो रहा है? खासकर जो पेड़ के नीचे रुक जाते हैं, किसान जो है खेतों में चले जाते हैं, जो ठनके की चपेट में आते हैं, तो कितना असर इसका हो रहा है? आता है सर, असर इसका लोगों पर प्रभाव पड़ता है। जिलों से कॉल आता है कि सर कब बारिश होगा, कब नहीं होगा, ये सब पूछते रहते हैं लोग पूछते हैं। जी सर। अभी कंट्रोल रूम में जो टोल फ्री नंबर है वो भी जारी है? जी सर, 1070 पे सभी लोग कॉल करते हैं और पूछते हैं कि कब बारिश होगा, कहाँ पर बारिश होगा। लोग सतर्क रहते हैं और पूछते रहते हैं।
रेड अलर्ट भी है कहीं पर? नहीं सर, आज के डेट में रेड ऑरेंज अलर्ट और- जी, ऑरेंज और येलो अलर्ट। येलो अलर्ट है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सर कांस्टेबल सुभाष कुमार। और हर खबर की मॉनिटरिंग हो रही है और एक भी जानकारी अगर मिलती है तो तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। यानी देश भर में कहा जाए अभी मानसून धीरे धीरे एक्टिव होने लगा है और प्री मानसून की जो बारिश हो रही है, ऐसे में लोगों से लगातार एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। कई महिला एसडीआरएफ जवान भी देखिए यहां पर आप जो है अलर्ट मोड में है, यानी 24/7 जो है ये कंट्रोल रूम काम कर रहा है। और कहा जा रहा है कि परसों से जिस प्रकार से मौसम में बदलाव हुआ है, ऐसे में विशेष एहतियात बरती जा रही है और लोगों से भी एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक बड़ी खबर रख रहे हैं मोतिहारी से। ये बड़ी खबर, कुख्यात को 10 साल की सजा मिली है। राज तिलक उर्फ सुमित सिंह को सजा मिल चुकी है। कुख्यात कॉन्ट्रैक्टर किलर है सुमित, 20 से ज्यादा मामलों में ये आरोपी रहा है। कुख्यात कुणाल सिंह गैंग से इसका रिश्ता है, शार्प शूटर रहा है। सुमित उर्फ लाल टेनवा, जिसको सजा दी जा चुकी है। और देखिए आपको बता दें कि 10 साल की इसको सजा मिली। राज तिलक उर्फ सुमित सिंह को सजा मिली है। कॉन्ट्रैक्ट किलर है सुमित, 20 से ज्यादा मामलों का आरोपी है। कुख्यात कुणाल सिंह गैंग से इसका रिश्ता बताया जाता है, शार्प शूटर रहा है और इसको 10 साल की सजा मिली है। कई मामलों का ये आरोपी है राज तिलक उर्फ सुमित सिंह, जिसको सजा दी जा चुकी है। कॉन्ट्रैक्ट किलर के रूप में इसकी पहचान रही है, शार्प शूटर रहा है। सुमित उर्फ लाल टेनबा, जिसको 10 साल की सजा दी गई और 20 से ज्यादा मामलों का ये देखिए आरोपी रहा है। कई मामलों में दोष भी सिद्ध हुए, जिसके बाद अब इसको 10 साल की सजा सुना दी गई है। कुख्यात राज तिलक उर्फ सुमित सिंह को, जो कि कॉन्ट्रैक्ट पर लोगों को मारने का काम करता था और 20 से ज्यादा मामलों का ये आरोपी, जिसको 10 साल की सजा हुई। और वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर डैम हादसे से जुड़ी बड़ी खबर अब आपके सामने रखने जा रहे हैं, जहां क्रूज डूबने की घटना में अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद से राहत और बचाव का काम भी तेजी से चल रहा है। अब तक 28 लोगों का सफल रेस्क्यू हो चुका है। मौके पर प्रशासन, पुलिस और राहत दल लगातार अभियान चला रहा है। डैम क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है और लापता लोगों की तलाश लगातार जारी है। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बड़ा क्रूज हादसा हो गया। बरगी डैम है ये, बहुत ही फेमस डैम, जहां पर लोग घूमने के लिए जाते हैं और कल भी लोग उसी मकसद से यहां पर पहुंचे हुए थे, लेकिन हादसे का शिकार हो गए। बरगी डैम में जब क्रूज डूबा उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कई लोग इसमें डूब चुके हैं। 9 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। तैरकर कई लोगों की जान बचाई गई। तुरंत वहां पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें पहुंची, रेस्क्यू का काम शुरू किया गया। 28 लोगों का रेस्क्यू भी हो चुका है, लेकिन 9 लोगों की मौत की पुष्टि भी की जा चुकी है। अब एग्जैक्ट आंकड़ा कितना रहा, कि कितने लोग इस पर सवार थे, वो सब कुछ अभी आना बाकी है, लेकिन बताया जा रहा है कि जो मौत का आंकड़ा है वो भी बढ़ सकता है। जिस तरीके से लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 28 लोगों का सफल रेस्क्यू अब तक हो चुका है। एक बड़ा हादसा, जिससे कि अफरा तफरी का माहौल उस वक्त वहां पर बन गया। आप देखिए किस तरीके से 2 हिस्सों में ये क्रूज बटा हुआ भी आपको दिख रहा है। क्रूज अचानक डूबा, तकनीकी खामियां रही, लापरवाही, इन सब की जांच अब हो रही है। जबलपुर डैम हादसे ने सबको झकझोर कर रख दिया है। क्रूज डूबने से अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। और ये देखिए मौके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस हादसे को देखने के लिए और उसके बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन का काम रात भर भी चलता रहा, वो सब कुछ स्थानीय लोग भी देख रहे थे। लोगों को निकाला जा रहा था और एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया जा रहा था, वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और वहीं निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक्शन मोड में आ चुकी हैं। सीएम ने निजी स्कूलों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि वो किसी भी समय दिल्ली के किसी भी प्राइवेट स्कूल में निरीक्षण के लिए पहुंच सकती हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हर स्कूल को अपने नोटिस बोर्ड, वेबसाइट और स्कूल से जुड़े किसी भी स्टोर पर साफ तौर पर लिखना होगा कि अभिभावक यूनिफॉर्म, किताबें और स्टेशनरी कहीं से भी खरीद सकते हैं और इसके लिए वो आजाद हैं। किसी भी तरीके की जबरदस्ती नहीं चलेगी। एक ही दुकान से सामान खरीदने का दबाव नहीं बनाया जा सकता। मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन अगर होता है, किसी तरीके से हेराफेरी पाए जाने पर कानून के तहत सख्ती से निपटा जाएगा। जरूरत पड़ी तो स्कूल के टेक ओवर पर भी विचार हो सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके निरीक्षण सिर्फ दिखावे नहीं बल्कि सख्त कार्रवाई का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि यह अभियान उन अभिभावकों की शिकायतों और सुझावों के आधार पर चलाया जा रहा है जो लगातार उन्हें स्कूलों की जानकारी भेज रहे हैं। उन्होंने लोगों से आगे भी सुझाव और शिकायतें भेजने की अपील करते हुए कहा कि दिल्ली को ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है। नोटिस बोर्ड पे, उसकी वेबसाइट पे या उसका अपना कोई स्टोर है जहाँ से वो किताबें देते हैं, वहाँ पे भी आपको लिखित रूप में ये कहना होगा कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए ड्रेसेस, बुक्स और स्टेशनरी कहीं से भी खरीद सकते हैं। कोई मजबूरी नहीं है कि वो स्कूल से ही लें या आपके बताए हुए एक ही वेंडर से उनको किताबें लेना उनकी मजबूरी हो। बिल्कुल नहीं। आपको अगर कुछ बताना है तो लिखित में 5-6 दुकानों के रेफरेंसेस दे सकते हैं कि आपको आसानी के लिए, परंतु कोई मजबूरी नहीं होगी कि किसी पेरेंट को आपके बताए हुए सेंटर से ही किताबें लेनी हो। इसको इंश्योर कर लीजिए, मजाक नहीं है, बहुत ही सीरियसली आपको ये कन्वे किया जा रहा है। इसमें कहीं पे भी कुछ भी गड़बड़ पाई गई तो उस स्कूल पे सख्त से सख्त एक्शन होगा और टेक ओवर भी हो सकता है। मेरा इंस्पेक्शन पे आना कोई गिमिक नहीं है, ये रियलिटी है और ये रिजल्ट है उन सारे कमेंट्स का जो लोगों ने, पेरेंट्स ने मुझे लिख करके भेजा कि मुझे अगली विजिट अपनी कहाँ करनी चाहिए। और भी आपके सुझाव होंगे, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उन हर जगहों पे जाऊंगी जहाँ गड़बड़ हो रही है। दिल्ली को ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है। मेरी दिल्ली, मेरी जिम्मेदारी। और अगली खबर गाजियाबाद से, जहां गाजियाबाद में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। 2 जगहों पर पुलिस ने मुठभेड़ में बदमाशों को गिरफ्तार किया। शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र में मुठभेड़ में गोली लगने के बाद एक बदमाश गिरफ्तार किया गया। आरोपी पर लूट चोरी की वारदात को अंजाम देने के आरोप हैं। अवैध असलहा, चोरी की बाइक भी इससे बरामद कर ली गई है। थाना इंदिरापुरम क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ में लूट के आरोपी को गिरफ्तार किया। बदमाश जाबिर उर्फ जावेद के कब्जे से अवैध असलहा और बाइक बरामद की गई। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शालीमार गार्डन इंदिरापुरम क्षेत्र में एनकाउंटर किया गया है। हाफ एनकाउंटर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस एक्टिव दिखाई दे रही है। शिकायतों के मिलने के बाद टीम पहुंच रही है और अपराधियों को पकड़ने का काम हो रहा है। और इसी खबर के साथ